नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न जो आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2025 के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, खेल, कला, संस्कृति, विविध और सामान्य विज्ञान सभी टॉपिक के क्वेश्चनों को कवर किया है जो अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं और आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों के आगे आने वाले सभी एग्जाम हो, न सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल बल्कि सभी एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तो ये दोस्तों ये वीडियो रामबाण है। तो देखिए दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल जीके सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, अगर आपको दोस्तों थोड़ा सा भी लगता होगा कि मैं बाकी में आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा सपोर्ट करना। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? ये पूछा गया लेटेस्ट सवाल है। ठीक है, अभी तक आपने क्वेश्चन सुना होगा कि बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में या एक टीम में। ठीक है, अभी ये सवाल आया था कि बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंटों को पता नहीं था। तो बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? 21 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? 21 अंक होते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपके लिए दोस्तों थोड़ा मुझे आप समय दीजिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, आज भी दोस्तों मैंने जब ये स्लाइड बनाया, ठीक है, तो रात को 2 बजे से उठ के 50 क्वेश्चनों को टाइप किया हूँ, फिर रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड किया हूँ। ठीक है, सिंगल आदमी हूँ दोस्तों, पहले बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको देता हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाए, ठीक है, कॉपी पेस्ट किए और दे दिए, ऐसा नहीं है। जैसा कि बड़े बड़े यूट्यूबर कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल वाले करते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेके ओल्ड क्वेश्चन पेपर से चिपका देते हैं। उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उनको बस एक चीज़ से मतलब है कि उनका कोर्स बिकना चाहिए। ठीक है, और मैं तो आज तक आपको दोस्तों जैसे भी कहा कि मैं आज तक जो भी कर रहा हूँ, ठीक है, सब निःशुल्क करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो देखिए एक्सप्लेनेशन इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको मैं कल से रेगुलर दूंगा। आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा समय दीजिए, आज ये तीसरी क्लास है। ठीक है, फिर भी आपको ये क्लास पसंद आएगी। तो बैडमिंटन के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और बैडमिंटन के जो खेल के मैदान होते हैं उसको क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं बैडमिंटन के खेल के मैदान को। और बैडमिंटन के खेल के मैदान में आपने देखा होगा बीच में एक नेट लगा रहता है, जाली टाइप की लगी रहती है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 5 फीट होती है। मैं आपको लंबाई चौड़ाई सब कुछ बता सकता था, लेकिन नहीं, हम वही चीज़ पढ़ाएंगे, मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊंगा दोस्तों जो काम की है। ठीक है, अभी लंबाई भी बता दूंगा, चौड़ाई भी बता दूंगा, रैकेट का वजन भी बता दूंगा, सब मिक्स हो जाएगा और आप सब भूल जाओगे। आपको एक एक चीज़ याद रखना है। ठीक है, धीरे धीरे करके पढ़ना है। ठीक है, खीर को जो हम खाते हैं, गरम खीर को, तो ऐसा नहीं है कि बीच से डालते हैं, उसको एक तरफ से क्या करना पड़ता है? धीरे धीरे ठंडा करके खाना पड़ता है। ठीक है, तो नेट की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 5 फीट होती है। ठीक है, इसके बाद याद रखना दोस्तों, इसमें 21 अंक के 3 गेम होते हैं। इसमें बैडमिंटन में 21 अंक के 3 गेम होते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, दोनों पक्षों के जब 20-20 अंक हो जाते हैं तो क्या होता है, जो पक्ष पहले 2 अंक की बढ़त लेता है ना, वह जीत जाता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, ठीक है, एक एक मिलता रहा और 29-29 पर खेल पहुंच गया, तो फिर 30वां अंक जो पहले प्राप्त करेगा वो जीत जाता है। ठीक है, याद रखना, 21 अंक के 3 गेम होते हैं। 20-20 अंक होने पर 2 अंक की बढ़त हासिल करने पर जीतता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 30वां अंक प्राप्त करने वाला जीत जाता है। ठीक है, बैडमिंटन में 6 खिलाड़ी, खेल के मैदान को कोर्ट और नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन गेट उपन्यास के लेखक कौन है? द गोल्डन गेट उपन्यास के लेखक है विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, द गोल्डन गेट उपन्यास के लेखक कौन है? विक्रम सेठ हैं। चलिए, देखिए दोस्तों, कुछ पुस्तकें लिखा हूँ मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछी गई हैं अभी ना। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय, ये तो बहुत फेमस किताब है और कई वर्षों से पूछी जा रही है, लेकिन अभी भी पूछी जाएगी, अभी लेटेस्ट पूछी गई है ये। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की किताब है। अब ये 2 किताब जो है इनको अच्छे से याद रखना, लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ। पहले लाइफ आएगा तो अरविंद घोष और फिर बाद में लाइफ आएगा तो शिवानंद। ठीक है, याद रखना, लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष की है, और डिवाइन लाइफ किसकी है? शिवानंद की है। इन दोनों में क्या होता है? बहुत कन्फ्यूजन होता है।
और इसका कन्फ्यूजन मैं आज आपका ख़त्म कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले आप डीबा को पकड़िए और शिवा को पकड़िए। अगर डीबा से शुरू हो रहा है तो शिवा है, ठीक है। बाकी लाइव डिवाइन तो किसकी होगी? अरविंद घोष की होगी ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के तहत संघ सूची में कितने विषय हैं? तो भारत के संविधान के तहत संघ सूची में 100 विषय हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? भारत के संविधान के तहत संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। अब देखिए दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए, भारत के संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, जबकि इससे मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूची थी। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे समय के साथ साथ संशोधन होते रहे और अनुसूचियां जुड़ती गई और वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। उसमें से 7वीं अनुसूची जो है ना, वो संघ और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, जिसमें 3 सूची हैं: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 100 हैं। राज्य सूची में पहले क्या थे? पहले जो है दोस्तों याद रखना 66 थे, लेकिन वर्तमान में 61 हो गए हैं, यानी कि 5 कम हो गए हैं। और संवर्ती सूची में दोस्तों याद रखना 52 विषय हैं। आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो संघ सूची होती है ना, इसमें नियम कानून कौन बनाता है? इसमें केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची में कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। और संवर्ती सूची में क्या होगा? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। याद रखना कितने कितने विषय हैं, प्रारंभ में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, सभी आपको लेटेस्ट है ये, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है किताबुल हिंद को। किसको कहा जाता है? किताबुल हिंद को कहा जाता है। और इसके लेखक कौन थे? अल बरूनी थे। कौन थे लेखक? अल बरूनी, ठीक है। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? अल बरूनी थे, ठीक है। और ये रेहला किताब जो है दोस्तों याद रखना, ये बहुत फेमस किताब है। इसके लेखक कौन है? इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता, ठीक है, याद रखना। किताबुल हिंद और रेहला इब्न बतूता की रचना है। और 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताबुल हिंद को कहा जाता है, जिसके लेखक अल बरूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम क्या था भाई साहब? तैमूचिन था। क्या नाम था? तैमूचिन। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमूचिन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस, पहली बात तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 1973 में सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। याद रहेगा, 5 जून 1973 विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र है? तो याद रखना दोस्तों, जो 2000 रुपये की नोट आई है ना, उसमें किसका चित्र छपा हुआ है? मंगलयान का चित्र छपा हुआ है। किसका छपा हुआ भाई साहब? मंगलयान का चित्र छपा हुआ है। चाहता तो मैं आपको सभी चीज़ यहीं बता सकता हूँ, लेकिन यकीन मानिए आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ना है, और जब टॉपिक वाइज में पढ़ाऊँगा तो सब कुछ एक बार में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी दूंगा दोस्तों, और 50-50 क्वेश्चनों का एक MCQ टेस्ट भी दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? चलिए इसका सही आंसर आप भी लगाइए। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21, ये दोनों याद रखना। अनुच्छेद और 20 और 21, चाहे कुछ हो जाए, इन 2 मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या है? जीवन के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो भारत में अरेबिका कॉफ़ी, सीधा सीधा याद रख लेना, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। किसमें उगाई जाती है? अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? लाल साहब बुखारी, पुरमा बनर्जी, ध्यानचंद या जफर इकबाल? चलिए आप अपना आंसर लगाइए। ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है पुरमा बनर्जी। कौन थे? पुरमा बनर्जी ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? क्वेश्चन है, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या कुचिपुड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ई कृष्ण अय्यर का संबंध भरतनाट्यम शैली से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी,
फुटबॉल, टेनिस या गोल्फ। तो राइडर कप याद रखना दोस्तों, गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा की जो सदस्यता होती है ना, उसके लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए कितनी होना चाहिए? लोकसभा के लिए होना चाहिए 25 वर्ष। कितने होना चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना होना चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। पहला है जीवी मावलंकर, फिर दूसरा है अनंत सैनम आयंगर, तीसरा केसी नियोगी और चौथा लाल बहादुर शास्त्री। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा दोस्तों अनंत सैनम आयंगर। याद रखना, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष की बात हो रही है, अध्यक्ष की नहीं हो रही है। अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। और यहाँ पर क्या पूछा है? उपाध्यक्ष पूछा है। अनंत सैनम आयंगर प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, दैनिक भास्कर, नई दुनिया या संवाद कौमुदी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो 1780 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1780 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या केशव चंद्र सेन? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे कौन भाई साहब? आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 5 थे, 6 थे, 7 थे या 8 थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश या वेस्ट इंडीज? तो सचिन तेंदुलकर ने भाई साहब अपना 100वां शतक जो लगाया था ना, वो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो बैंक नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन या चीन? तो स्वीडन इसका सही उत्तर होगा। बैंक नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किसने कहा था ऐसा? ठीक है, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, तो ऐसा कहा था भाई साहब किसने? जहांगीर ने। किसने कहा था? जहांगीर ने। याद रखना, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगिनॉट रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो मैगिनॉट रेखा याद रखना जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो गंजा ईगल दोस्तों याद रखना कनाडा का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शासक जब अपने सरदारों से मिलता था तो सिंहासन पर नहीं बैठता था? अकबर, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी? तो याद रखना बहलोल लोदी, ठीक है। ये लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। और ये जो कहते हैं कि जब अपने सरदारों से मिलता था ना तो ये खड़ा रहता था, आसन सिंहासन ठीक है गद्दी अद्दी पर नहीं बैठता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं।
किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? याद रखना 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 69वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों याद रखना दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। चलो दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो बताइए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? तो नई दुनिया कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को। किसको कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को। अंटार्कटिका को क्या कहते हैं? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। अफ्रीका को अन्य महाद्वीप। और पक्षियों का महाद्वीप पूछ ले, क्या? पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। याद रहेगा, नई दुनिया उत्तरी अमेरिका, विज्ञान के लिए समर्पित अंटार्कटिका, अंध महाद्वीप अफ्रीका और पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट देखते होंगे आप, तो ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर है वो बाउंस बहुत मारते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बाउंस बहुत मारते हैं, तो बाउंस याद रखना डाउन्स। क्या रहेगा? डाउन्स। और पंपास कहाँ का है? ये दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान है। प्रेरी कहाँ के हैं? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान हैं। और सवाना कहाँ का है? ये अफ्रीका, मध्य अफ्रीका का है। और एक और रहता है पटाना। ठीक है, पटाना किसका रहता है? ये रहता है श्रीलंका का। ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पंपास जो है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान, और प्रेरी उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान। ठीक है, सवाना ये आपके मध्य अफ्रीका के, और पटाना कहाँ के हो गए? श्रीलंका के हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? या अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। बेकाल झील जो है ये सबसे गहरी झील है दुनिया की। और टिटिकाका झील दोस्तों याद रखना ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है दुनिया की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया था? तो 1978 में आपको पता है 44वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17। इसमें ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी? ठीक है, तो आपको पता होगा जीटी रोड जो है इसकी मरम्मत शेरशाह ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? अगर आप आरपीएफ का एग्जाम देने जा रहे हो तो आरपीएफ का स्थापना दिवस भी आपको पता होना चाहिए। तो 20 सितंबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिवन किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सशस्त्र सीमा बल बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी? तो सशस्त्र सीमा बल बीएसएफ की स्थापना की गई थी कब? सशस्त्र सीमा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार दोस्तों याद रखना विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1957 से। कब? 1957 से भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। एपीकल्चर मतलब अंगूर, ठीक है, सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट, पीसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन, ठीक है, और विटीकल्चर मतलब क्या होता है? अंगूर। ठीक है, एपीकल्चर मतलब अंगूर बोल दिया था मैंने गलती से, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन होता है। ठीक है, शहद उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, इस क्वेश्चन को आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा, बिमल जालान। बिमल जालान जो है द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, क्योंकि मैंने देखा दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था भाई साहब? याद रखना, सारनाथ में दिया था। वाराणसी के निकट सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और इसी घटना को क्या कहा जाता है? महाचक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह कहा जाता है महाचक्र परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि खालिस्तान से नहीं गुजर सकती, तो ये बच्चा को पता होगा, ध्वनि निर्वात से गमन नहीं करती या निर्वात से नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस यूरेनिक तत्व वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक इससे अधिक होता है। तो ट्रांस यूरेनिक तत्व ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका परमाणु क्रमांक 92 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, 92 से अधिक जो होते हैं उनको ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। यूरेनियम जो होता है ना, ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। और धारवाड़ का पठार कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। और अगला क्वेश्चन है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, ये होगा आपके पूरे 50 क्वेश्चन एंड। ठीक, कैसा लगा वीडियो दोस्तों? मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए आप। ठीक है, आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूंगा। देखिए, बहुत सारे लोगों से आप पढ़ते हैं, ठीक है, बड़े बड़े चैनल वालों से, क्या उसमें और इसमें कुछ अंतर लगता है आपको? ठीक है, जिस प्रकार से वो पढ़ाते हैं उसी प्रकार से मैं भी पढ़ाता हूँ। बस इतना है कि मेरे पास संसाधनों की कमी है। ठीक है, और वो ऐसा है कि 15 मिनट कोर्स भेजते हैं और मैं 15 मिनट में वीडियो एंड कर देता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।